कंस्पिरेसीज। आजकल इंटरनेट पर कंस्पिरेसीज का भंडारा खुल चुका है क्योंकि हर दूसरा तीसरा इंसान आजकल स्कैरी म्यूजिक और डीप वॉइस में चैट जीपीटी से उठाई बकवास को प्रेजेंट कर रहा है, जिससे एट दिस टाइम इस जॉनरा का मजाक बन चुका है। मगर फिर भी लोग इस कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। ये चीज उनके अंदर अजीब सी क्यूरियोसिटी पैदा करती है, व्हिच हुक्स देम अप। सो आई थॉट कि 2 समाज सेवा वीडियोस बनाने के बाद क्यों ना अपने ओरिजिनल धंधे में वापस लौटा जाए और लोगों को वो चीज दी जाए जो वो एक्चुअली में चाह रहे हैं, जेन्युइन कंस्पिरेसी थ्योरीज। 2025 इस साल की शुरुआत से जितनी ग्लोबल टेंशन्स और डिस्प्यूट्स हम लोगों ने देखे हैं, उनसे कहीं ना कहीं डर बन चुका है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना शुरू हो जाए या कोई देश एक दूसरे को बॉम्ब ना कर दे, बिकॉज नो वन नोस कब क्या हो जाए। बट ऐसी सिमिलर सिचुएशन थी 1950s के टाइम पर, जब कोल्ड वॉर चल रही थी। ये कोई एक्चुअल वॉर नहीं थी, बल्कि इसे हम लोग एक रेस कह सकते हैं। किसकी? वेल, पावर की, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की। बिकॉज उस टाइम पर हाल ही में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, एंड एट दैट टाइम द ओनली बिग शार्क्स वर रशिया एंड यूएसए। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, बट अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है उन खतरनाक और घिनौने कामों की जो इन दोनों कंट्रीज ने किए एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। ये एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम था जो कि अमेरिका ने 1950s के टाइम पर शुरू करा था। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था माइंड कंट्रोल। यस, आई डोंट नो व्हाट मेड देम बिलीव इन दिस, बट दे डिड। इस सब की शुरुआत होती है 1940s से, जब जर्मनी और जापान ने अपने प्रिजनर्स पर लैब एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करे टू मेक देम अ ह्यूमन वेपन। एंड उसी समय कई साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी करे जाते थे इन प्रिजनर्स के ऊपर टू कंट्रोल देम। फिर 1950s के टाइम पर कोरियन वॉर चल रही थी, जिसमें कई अमेरिकन सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया गया। बट जब वो सब वापस लौटे तो उनके बिहेवियर में कुछ चेंज था। वो अपने ही कंट्री के खिलाफ बोलने लगे थे, कम्युनिज्म को सपोर्ट करने लगे थे। एंड अमेरिका को लगा कि ये सब सोवियत लोगों का काम है, एंड दे बिलीव्ड कि उन्होंने उनके सोल्जर्स का माइंड कंट्रोल करा है। 1953 CIA डायरेक्टर एलन डलेस ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करा अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर सिडनी गॉटलिब। अब इस प्रोग्राम में एक्चुअली में होता क्या था? well, सबसे पहले होती थी रिक्रूटमेंट लोगों की। अब तुम सोचोगे कि ऐसे प्रोग्राम में कौन ही पार्टिसिपेट करेगा? लोगों ने किया बिकॉज दे डिडंट न्यू कि वो किस चीज में जा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज इनको रिक्रूट ही गलत तरीकों से करा जाता था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मेन टारगेट होते थे हॉस्पिटल और प्रिजन्स, कई बार तो कॉलेज स्टूडेंट्स, और इवन इस प्रोग्राम के अंदर काम करने वाले लोगों को ही बिना बताए इस प्रोग्राम का पार्ट बना दिया गया। एंड इसके बाद शुरू होता था द मेन प्रोसेस ऑफ दिस प्रोग्राम। फर्स्ट फेज में सब्जेक्ट्स के अंदर ड्रग्स इंजेक्ट करे जाते थे, ड्रग्स लाइक LSD, मॉर्फिन, हेरोइन एक्सेट्रा। ऐसा इसलिए करा जाता था ताकि सब्जेक्ट के ब्रेन को एक टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए हर चीज से और उनका खुद पर कोई कंट्रोल ना हो। इसकी वजह से काफी सब्जेक्ट्स हेलुसिनेट करने लग जाते थे, व्हिच इज व्हाट द CIA एग्जैक्टली वांटेड। इसके बाद शुरू होता था द सेकंड फेज, व्हिच वाज हिप्नोसिस। व्हाई हिप्नोसिस? बिकॉज उसकी मदद से उस सब्जेक्ट के दिमाग को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना चाहते थे ताकि आगे चलकर वो इन्हीं सब्जेक्ट्स को स्लीपर असासिन्स में कन्वर्ट कर सके। ऐसे असासिन्स जो कि बिना किसी क्वेश्चन या आर्गुमेंट करे, बिना किसी मॉरल एथिक्स के, इनके कहने पर किसी को भी मार दें। एंड आई रिपीट, किसी को भी। एंड यू विल बी शॉक्ड, बट ये काम करते वक्त उनका अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। एंड आफ्टर फिनिशिंग द टारगेट वो ये भूल जाएंगे कि उन्होंने ऐसा कभी कुछ करा भी था। इमेजिन तुम किसी का मर्डर कर दो एंड तुम्हें याद ही नहीं कि तुमने ऐसा कुछ करा। थर्ड फेज था आइसोलेशन। इसमें सब्जेक्ट्स को एक साउंड प्रूफ डार्क रूम में रखा जाता था एंड उन्हें लॉक कर दिया जाता था फॉर आवर्स, डेज एंड मे बी वीक्स। उस पूरे रूम में कोई लाइट रे या कोई साउंड वेव एंटर नहीं कर सकती थी। एंड कभी कभी तो इससे एक स्टेप एक्सट्रीम जाकर वो लोग सब्जेक्ट को ठंडे पानी में डालकर छोड़ देते थे घंटों के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम ह्यूमन एक सोशल क्रिएचर है एंड इतनी ज्यादा आइसोलेशन कोई इंसान, वो भी ऑन ड्रग्स, नहीं झेल सकता, which eventually led to a mental breakdown. And this acts as a key जिसके जरिए ये लोग उन सब्जेक्ट्स के दिमाग में एंटर करते थे ताकि उन्हें कंट्रोल करा जा सके। अब तुम सोच रहे होगे इतना सब करने के बाद उन्हें एक्सेस तो मिल गया तो अब सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया गया होगा, बट इसके बाद आता है सबसे वर्स्ट फेज, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी। फोर्थ फेज में ये लोग सब्जेक्ट्स को हाई वोल्टेज शॉक्स देते थे विदाउट एनी मेडिकल सेफ्टी। इमेजिन करो कि तुम ड्रग्ड हो, कई दिनों से अकेले बंद कमरे में कैद हो, सोए नहीं हो, एंड फिर तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। लाइक हाउ फक्ड अप इट इज। कई बार तो सिर्फ सब्जेक्ट्स की लिमिट टेस्ट करने के लिए उन्हें 150 से 200 वोल्ट्स तक के झटके दिए जाते थे। एंड ये चीज दिन में कई बार होती थी पूरे हफ्ते के लिए। इनका मानना था कि ऐसा करके ये सब्जेक्ट्स की पूरी मेमोरी को इरेज कर सकते हैं, उसे रीसेट कर सकते हैं, उसके ब्रेन को एक ब्लैंक स्लेट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसे वो आगे चलकर खुद लिखेंगे। इतना सब होने के बाद आता था द लास्ट फेज। एंड इस फेज तक आते आते सब्जेक्ट्स जीने की उम्मीद छोड़ देते थे। उन्हें बस किसी तरीके से इस नर्क से बाहर निकलना था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो तभी ऐसी टॉर्चर साइकिल से गुजरेंगे। लास्ट फेज में सब्जेक्ट की विल पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता था। इस फेज में सब्जेक्ट को सोने नहीं दिया जाता था। लाइक इतने दर्द में भी उन्हें जागना पड़ता था, वो भी कई दिनों तक। और इस पॉइंट तक
वी कैन नॉट इमेजिन कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी हो गई होगी। बट ये ऑफिशियल्स तब भी नहीं रुके। वो तेज आवाज का इस्तेमाल करते थे उनके ब्रेन को कांस्टेंट शॉक देने के लिए। कई दफा तो आवाज कंटिन्यूअसली सुनाई जाती थी सिर्फ उनकी लिमिट टेस्ट करने के लिए। उन्हें एक्सट्रीम ठंडे पानी में नहलाया जाता था सिर्फ उन्हें जगा हुआ रखने के लिए, और इसी दौरान उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करा जाता था। ये ऑफिशियल्स इस हद तक उन्हें कंट्रोल करना चाहते थे कि अल्टीमेटली उन्हें फिजिकली टॉर्चर भी करने लगे। उन्हें मारते, पीटते, खाना नहीं देते, भूखा रखते। इस पूरे प्रोग्राम में जो एस्टिमेट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे वो करीब 1000 के आसपास थे, बट कभी भी इसका कोई ऑफिशियल नंबर बाहर नहीं निकला। कई सब्जेक्ट्स तो इस खौफनाक प्रोग्राम के एंड आते आते ही खत्म हो गए, एंड बाकी लोग जो बच गए वो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, ट्रॉमा या मेंटल सिकनेस का शिकार हो गए। आयरनी इस बात की है कि जो लोग इस प्रोग्राम में अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश में आए थे, उसी प्रोग्राम ने उनकी जिंदगी लिटरली जहन्नुम बना दी। तुम में से काफी लोग इस प्रोग्राम को फेक मान रहे होगे, एंड मैं भी मान रहा था जब मैंने पढ़ा, until I saw the proof। इस प्रोग्राम में एक CIA ऑफिशियल फ्रैंक ओल्सन को भी बिना बताए शामिल कर दिया गया था। फ्रैंक एक साइंटिस्ट था जो कि इसी प्रोग्राम का पार्ट था, एंड आगे चलकर फ्रैंक ने एक होटल के 10th फ्लोर से कूद कर अपनी जान दे दी। इसके बाद 1973 में CIA डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने इस प्रोग्राम की सारी फाइल्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया, बट लकीली 20,000 डॉक्यूमेंट्स बच गए, एंड उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बदौलत ये प्रोग्राम सबकी नजर में आया। फिर गवर्नमेंट ने आगे चलकर इस पूरे मामले को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर रफा दफा कर दिया, बट मेनी कंस्पिरेसी थ्योरीज बिलीव कि ये प्रोग्राम कभी बंद ही नहीं हुआ। Yes, it's still going on, maybe किसी दूसरे नाम से। And personally, I believe it might be possible. It might be possible कि CIA अभी भी ऐसा कोई प्रोग्राम रन कर रही हो, या फिर इससे भी खतरनाक। तो वीडियो खत्म, और प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। So that's all, or is it?